हेलो दोस्तों, मैं मुरारी कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती में। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पोइट्री सेक्शन का, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पोइट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का समरी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसी चैप्टर के बारे में, इसी पोइट्री सेक्शन के बारे में आज हम लोग समझेंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। और हाँ, एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई जम कर कीजिए, अपना प्रिपरेशन कीजिए। आप खुद अपना तैयारी कीजिए, किसी दूसरी बातों पे, अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, जमकर पढ़ाई कीजिए। और आशा है कि बहुत जल्द ही क्लास खुलने की भी संभावना है। तो तब तक हम लोग चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आइए टू द पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर का नाम है। देखिए, 1 नंबर यहाँ से हम लोग अपना गेन करते हैं। कैसे? जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर का नाम है, इनके लेखक का नाम है वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है, वाल्ट व्हिटमैन। चलिए 1 नंबर यहाँ से हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखो, माई सेल्फ मीन्स क्या होता है? स्वयं, अपने आप। सॉन्ग मतलब गाना। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं और आप जो है एकाएक अपने आप गीत गाने लगे। ध्यान समझिएगा, कोई व्यक्ति है जो कि बहुत सारे व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं और स्वयं अपने आप जो कि ऑटोमेटिक जो है अचानक आप गीत गाने लगे। तो आप बतलाइए कि लेखक का नाम है व्हिटमैन, तो कोई दूसरा आदमी सुनेगा तो हिट हुआ कि नहीं होगा? हिट होगा ना। इसका मतलब हिट से आ गया व्हिटमैन, यानी व्हिटमैन हिट मैन। लोग कैसे हिट हो जाएंगे? तो माई सेल्फ स्वयं से और कोई गाना गाएगा तो क्या हो जाएंगे? हिट हो जाएंगे, यानी गुस्सा में आ जाएंगे। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ स्वयं से गाना गाएगा तो कोई दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा? हिट हो जाएगा। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक का नाम क्या है? वाल्ट व्हिटमैन। हिट से आएगा व्हिटमैन, यानी हिट से याद आ जाएगा व्हिटमैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो चलिए, राइटर का नाम है, लेखक का नाम है वाल्ट व्हिटमैन। चलिए आइए शुरू करते हैं इनके बारे में, यानी अबाउट ऑथर। अबाउट मीन्स क्या होता है? अबाउट मीन्स के बारे में, ऑथर मीन्स लेखक। यानी वाल्ट व्हिटमैन जो लेखक है, इनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत ही संभावना होती है। तो हम लोग ऐसे देखेंगे कि एक सिंगल क्वेश्चन भी इस चैप्टर से मिस्टेक ना कर पाए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। चलिए जन्म की बात करते हैं। तो बॉर्न ऑन 31 मई 1819, यानी इनका जन्म हुआ था 31 मई 1819 को, ठीक है। एंड डाइड, मर गए कब? तो 26 मार्च 1892, यानी इनका जन्म हुआ था 31 मई 1819 और मर गए थे 26 मार्च 1892। आप समझिएगा। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था 31 मई 1819 को, अमेरिका में जन्म हुआ था। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इनका जो जन्म हुआ था अमेरिका में, एक जगह है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में एक जगह है वेस्ट हिल्स, यानी इसी जगह पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। यानी जन्म हुआ था कब? 31 मई 1819 को, और मर गए थे कब? 26 मार्च 1892 को। और जो जन्म हुआ था अमेरिका में एक जगह न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में एक जगह है वेस्ट हिल्स, इसी जगह पे इनका जन्म हुआ था। वाल्ट, अगर चलिए नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। वाल्ट व्हिटमैन वर्कड एज अ टीचर, यानी वाल्ट व्हिटमैन काम किए थे किस रूप में? एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में भी कार्य किए थे, और किस रूप में? एक एडिटर के भी रूप में भी, और एक वॉलेंटियर,
यानी वाल्ट व्हिटमैन काम किए थे एक शिक्षक, एडिटर और वॉलंटियर के रूप में। कब? ड्यूरिंग सिविल वार, यानी सिविल वार के दौरान ये वॉलंटियर का भी काम किए थे, ठीक है, और टीचर और एडिटर का काम कई भी किए थे। यहाँ पर समझिए वॉलंटियर का मतलब क्या होता है। वॉलंटियर का मतलब कि जब कोई इंसान, जब कोई व्यक्ति बिना पैसे का काम करता है उसको वॉलंटियर बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आपको अच्छे से अगर देखिएगा इस लाइन को पढ़िएगा तो आपको मिलेगा लीव्स ऑफ ग्रास मिलेगा। आखिर लीव्स ऑफ ग्रास है क्या, जरा समझते हैं। ये इन्हीं का है, वाल्ट व्हिटमैन का ही है, लीव्स ऑफ ग्रास। तो क्या है? तो एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री, मतलब यह कविताओं का क्या है? एक संग्रह है, कलेक्शन है, संग्रह है, ठीक है। यानी लीव्स ऑफ ग्रास क्या है? मतलब जितने भी वाल्ट व्हिटमैन जितने भी कविताएं लिखे हैं उन सभी कविताओं का संग्रह किसमें मिलता है? लीव्स ऑफ ग्रास। यानी लीव्स ऑफ ग्रास क्या है? तो कलेक्शन ऑफ पोइट्री, यानी कविताओं का क्या है? एक संग्रह, ठीक है। फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड, यानी लीव्स ऑफ ग्रास जो कविताओं का संग्रह है, इसका प्रथम एडिशन प्रकाशित हुआ था कब? इन 1855, यानी 1855 में पहला एडिशन प्रकाशित हुआ था। विथ 12 पोएम्स, यानी 12 कविताओं के साथ सन 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास का पहला एडिशन प्रकाशित हुआ था, ठीक है। एंड लास्ट एडिशन, यानी अंतिम एडिशन इसका पब्लिश्ड प्रकाशित हुआ था इन 1892, यानी 1892 में विथ 400 पोएम्स, यानी 400 कविताओं के साथ, ठीक है। यानी लीव्स ऑफ ग्रास क्या है? तो कविताओं का संग्रह है जो कि पहला एडिशन इसका प्रकाशित हुआ था 1855 में 12 कविताओं के साथ, एंड अंतिम एडिशन प्रकाशित हुआ था 1892 में कितनी कविताओं के साथ? तो 400 कविताओं के साथ, ठीक है। ये तो था सारा क्या, लेखक के बारे में, ठीक है। चलिए अच्छे समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। और एक बार और बोलूँगा कि आप लोग जो है अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक कमेंट जो भी है ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक शेयर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बहुत ध्यान समझिएगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिस नहीं करना है तो बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, जैसे देखिए ये पहले थीम समझ लेते हैं। इस चैप्टर का यानी जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इसका थीम क्या है? देखिए यहाँ पे एक आपको फोटो मिलेगा। इस फोटो से आपको पता चल रहा है कि कोई है और ये बजाने वाला कुछ लिया है और मगन में एकदम खुशी के साथ अपने आप गा रहा है, झूम रहा है। ऐसा इस पिक को देखने से पता चल रहा है। तो कुछ यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि वाल्ट व्हिटमैन जो है स्वयं से खुशियाँ मना रहा है, यानी जो हंस रहा है, जो खेल रहा है, जो खुशियाँ मना रहा है, जो भी खुशियाँ मना रहा है उससे अपने आप में मगन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन भी मिस ना कर पाए तो प्लीज़ बहुत कंसंट्रेट करके आप सुनिएगा, समझिएगा। देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। देखिए सेलिब्रेट मीन्स क्या होता है? सेलिब्रेट मीन्स बनाना, मनाना, ठीक है, यानी खुशियाँ मनाना। माई सेल्फ का मतलब था स्वयं, सब कुछ पता है। यानी कह रहे कभी यहाँ पे कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं से मनाता हूँ। यहाँ पर सेलिब्रेट का मतलब मनाना, मतलब खुशियाँ मनाना, ठीक है। यानी यहाँ पे कभी जो है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यानी कह रहे कि मैं स्वयं से मनाता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ, क्या खुशियाँ सेलिब्रेट करता हूँ, मनाता हूँ
हैंड और सिंग माई सेल्फ और स्वयं से गाता हूँ। यानी फर्स्ट लाइन में लिखा है यानी कवि मगन है, जैसे कि मैंने आपको पिक दिखाया, मान कर चलिए कवि है और इस पिक से पता चल रहा है। और इस लाइन में भी यही लिखा गया है कि यहाँ पर जो कवि है अपने आप में यानी स्वयं से खुशियाँ मना रहा है और गीत गा रहा है। ठीक है, चलिए जैसा कि इस पिक में दिखाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन शुरू करते हैं। ठीक है, एंड वाट आई जूम यू शैल एज्यूम, और वाट, देखिए यहाँ पर WH है। ठीक है, और मैंने आपको ग्रामर के पोर्शन बताया था कि जब WH किसी सेंटेंस के शुरुआत में आता है तो उसका हिंदी अर्थ क की प्राप्ति होती है, लेकिन जब वही WH सेंटेंस के बीच में आए तो उस WH का मतलब हिंदी अर्थ क्या निकलता है, ज निकलता है। तो यहाँ पर ज से हम लोग उच्चारण करेंगे। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है मानना, और वाट जो, आई एज्यूम और जो मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम तुम भी मानोगे। यानी जो बातें जो चीज़ें मैं मान रहा हूँ, मैं मानता हूँ, आई एज्यूम यू शैल एज्यूम तुम भी मानोगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कर रहा है क्या, यानी यहाँ पर कवि क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यानी यहाँ पर कवि जो है रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे के बीच रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं जो मानता हूँ अभी तुम भी मानोगे। क्या बात, यानी क्या बात मैं जो मानता हूँ तुम भी मानोगे, कौन सी बातें कवि यानी कौन से रिलेशन को बताना चाह रहे हैं। तो क्या, फॉर एवरी एटम, प्रत्येक, एवरी में क्या होता है, प्रत्येक एटम बिलोंगिंग्स टू मी, यानी जो एवरी एटम, प्रत्येक एटम जो मुझसे बिलोंगिंग, इसका मतलब संबंधित, बिलोंगिंग मतलब क्या होता है, बिलोंगिंग मतलब संबंधित, यानी एवरी एटम, प्रत्येक एटम टू मी, मुझसे संबंधित है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, यानी जो प्रत्येक एटम जो मुझ में संबंधित है, मुझ में बिलोंग करता है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, वहीं तुम में भी संबंधित है, बिलोंग्स करता है। यानी जो एटम मुझसे संबंधित है यानी प्रत्येक इंसानों का, यानी प्रत्येक का, वो तुम में भी है। क्या, यानी यहाँ पर कवि जो है रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा है, आगे पता चलेगा। चलिए, आई लोव एंड इन्वाइट माई सोल, ध्यान समझिएगा, देखिएगा, लोभ का मतलब क्या होता है, LOAF, लोभ का मतलब होता है भ्रमण करना, इनवाइट पता है निमंत्रण देना, सोल मीन्स आत्मा। अब देखिए अगली लाइन में बोल रहे हैं कि आई लोव, मैं, लोभ मीन्स क्या होता है, भ्रमण करना, मैं भ्रमण करता हूँ, एंड इनवाइट माई सोल, और निमंत्रण देता हूँ, किसको, माई सोल, अपनी आत्मा को। ठीक है, आई लीन, लीन मीन्स क्या होता है, आराम, लीन क्या होता है, रेस्ट, आराम, आई लीन, मैं आराम करता हूँ, एंड लोफ, घूमता हूँ, भ्रमण करता हूँ, लोफ का मतलब क्या होता है, घूमना या भ्रमण करना। कहने का मतलब कवि कह रहे हैं कि आई लीन, मैं आराम करता हूँ, एंड लोफ, घूमता हूँ, भ्रमण करता हूँ, एट माई ईज, ईज मीन्स क्या होता है, आराम, EAC, इसका ही मतलब क्या होता है, आराम, यानी मैं आराम करता हूँ और बड़े ही आराम से लोग इधर उधर घूमते रहता हूँ। और क्या करे कभी कि ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, स्पीयर मीन्स क्या होता है, कांटा, स्पीयर मीन्स देखिए कांटा यहाँ पर नहीं है, जिससे आप स्पीयर का मतलब, जैसे स्पीयर का मतलब जैसे कांटा, कांटा मतलब क्या है, स्पीयर का मतलब भाला टाइप का भी होता है, जैसे आप देखे होंगे भाला को क्या होता है कि ऊपरी का जो नुकीला चीज़ होता है थोड़ा सा नुकीला होता है ना,
तो यहाँ पर कांटा, वो जो हम लोग यहाँ दूब का जो घास देखे हैं, आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि कुछ वैसा ही टाइप का होता है। जो भाला का ऊपरी हिस्सा होता है चोक टाइप का, मतलब नुकीला, कुछ वैसा ही जो दूब का हम लोग जो घास पाया जाता है दूब का, कुछ वैसा ही नुकीला है। यानी उसी घास के बारे में बता रहे हैं। यानी बोल रहे हैं कि ऑब्जर्विंग तो अवलोकन, और अवलोकन करता हूँ क्या, स्पीयर ऑफ समर ग्रास, समर मीन्स गर्मी, ग्रास मीन्स घास, और अवलोकन करता हूँ क्या, स्पीयर कांटों का, ऑफ समर ग्रास, यानी गर्मी के मौसम में जो घास है उस घास के जो कांटेदार यानी भाला जैसी जो घास है उसका मैं क्या करता हूँ, अवलोकन करता हूँ। अब देखोगे, एक बार पुनः बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कांटेदार का मतलब वो घास की बात बोल रहा है, और घास जिसे दूब को देखे होंगे, भाला का जो नुकीला ऊपरी हिस्सा होता है कुछ वैसा ही दूब का ऊपरी हिस्सा होता है, तो उसी के बारे में कभी बोल रहे। ठीक है, अब चलिए देखिए पिछली लाइन में, जैसे चलिए नेक्स्ट लाइन करते हैं। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। देखिए पिछले लाइन में कवि ये बोल रहे थे रिलेशन स्थापित, मैंने बोला था पिछले लाइन में कि रिलेशन स्थापित करते थे क्या, कि मैं जो मानता हूँ तुम भी मानो, क्या कि प्रत्येक एटम जो मुझसे संबंधित है वो तुम्हें भी है। फिर देखिए उसी बात का जवाब देने की कोशिश करें कवि, क्या कह रहे हैं, फिर स्थापित कर रहे हैं रिलेशन कि माई टंग, टंग मीन्स क्या होता है, जीभ, मेरा जीभ, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, यानी मेरा जीभ, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, यानी माई ब्लड, मेरे खून का प्रत्येक एटम, मेरा जीव हो यानी मेरे जीव हो, या माई ब्लड मेरे खून का, एवरी एटम प्रत्येक एटम, फॉर्म्ड बना हुआ है, फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, इसी सॉइल से, इसी मिट्टी से, सॉइल में क्या होता है मिट्टी, और दिस एयर, और इसी हवा में, यानी मेरा माई टंग मेरा जीव, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड मेरे शरीर का, माई ब्लड मेरा खून का प्रत्येक एटम बना हुआ है, दिस सॉइल इसी मिट्टी से, यानी यहाँ की मिट्टी से, यानी कहाँ की मिट्टी से, जहाँ पर जन्म लिए थे, दैट इज अमेरिका, अमेरिका के मिट्टी से बना हुआ है, एंड दिस एयर, और इसी हवा में से बना हुआ। ठीक है, बोर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, यानी और यहीं, हियर यहाँ, पेरेंट्स माता पिता जन्म लिए, यानी ये इसी मिट्टी से मेरा प्रत्येक, यानी यहाँ पर बोला है कि मेरा जीव, माई टंग, एवरी एटम माई ब्लड, मेरे खून का प्रत्येक एटम बना हुआ है इसी मिट्टी से और इसी हवा में, यहीं पे हमारे माता पिता जन्म लिए, दैट इज अमेरिका की बात बोल रहा है। ओके, बोर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और सेम उसी प्रकार, यानी बोर्न हियर मैं यहीं के माता पिता से जन्म लिया हूँ, और सेम उसी प्रकार, बोर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स, सेम उसी प्रकार, एंड दियर पेरेंट्स द सेम, यानी कहने का मतलब कभी बता रहे हैं कि सेम उसी प्रकार का, दियर पेरेंट्स उसके भी माता पिता सेम उसी से, यानी कहने का मतलब ये कभी बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से मैं अपने माता पिता से जन्म लिया हूँ ठीक उसी प्रकार, है ना, सेम तरीके से, मतलब जिस प्रकार मैं अपने माता पिता से यहीं पर जन्म लिया हूँ ठीक उसी प्रकार सेम तुम भी जन्म लिए हो, एंड दियर पेरेंट्स द सेम, और उनके भी माता पिता से उनका भी वैसा ही सेम जन्म हुआ है। यानी एक बार और समझिएगा, यानी मेरा जन्म यहीं के माता, यहीं पे यानी अमेरिका पे, यानी इसी मिट्टी में इसी हवा में माता पिता, जिस प्रकार मेरा माता पिता, सॉरी एक बार और लाइन को देखिएगा। कहने का मतलब कवि यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार इसी मिट्टी में इसी हवा में, बोर्न हियर ऑफ पेरेंट्स मेरे माता पिता का जन्म हुआ, ठीक उसी प्रकार सेम तरीके से तुम्हारे भी माता पिता के जन्म हुआ, और तुम उसी माता पिता से तुम भी जन्म लिए हो, एंड दियर पेरेंट्स द सेम, और उनका भी जन्म उन्हीं माता पिता, यानी कहने का मतलब कि हम सब जितने भी मानव जाति के जो लोग हैं
सब माता के गर्भ से यानी माता पिता से जन्म लिया, यानी कहीं ना कहीं कभी यहाँ पर एक दूसरे के बीच, मानव जाति के बीच रिलेशन को स्थापित किए, संबंध को बताएं कि मैं भी जिस तरह से मैं भी माता पिता से जन्म लिया हूँ, ठीक उसी तरह तुम भी अपने माता पिता से जन्म लिए हो, और वो भी यानी हर कोई अपने माता पिता से जन्म लिया है। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन स्थापित कर दिया। नेक्स्ट लाइन करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए, आई नाउ 37 years ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, यानी यहाँ पर कवि जो है फर्स्ट लाइन में लिखा, फर्स्ट लाइन में ही मैंने बताया था कि यहाँ पर कवि जो है स्वयं से खुशियाँ मना रहा है, स्वयं से गीत गा रहा है, और इतना खुश है स्वयं से कि, और अगले लाइन में क्या बोला है कि मैं नाउ 37 years ओल्ड, मैं अब 37 years यानी 37 वर्ष का हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, लेकिन फिर भी मैं अपने स्वास्थ्य से क्या हूँ, परफेक्ट हूँ, पूर्ण हूँ। होपिंग टू सीज, और आशा करता हूँ, टू सीज नॉट टिल डेथ, टिल मतलब तक, डेथ मतलब मृत्यु, यानी कहने का मतलब कवि करे कि मैं 37 वर्ष का आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं हष्ट पुष्ट हूँ, मतलब स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत न है, और होपिंग और आशा करता हूँ, टू सीज नॉट यानी सीज मतलब समाप्त न हो, मैं आशा करता हूँ कि समाप्त न हो टिल डेथ, यानी जो मेरा स्वास्थ्य है, मैं 37 वर्ष होने के बावजूद भी मैं बहुत ही शरीर से परफेक्ट हूँ, मैं आशा करता हूँ कि टू सीज नॉट, ये जो हेल्थ है, मेरा स्वास्थ्य है, ख़त्म न हो, सीज नॉट टिल डेथ, कब तक, मृत्यु तक, यानी मैं मृत्यु तक मतलब क्या, अगर मैं और भी बुजुर्ग हो जाऊं तो जिस तरह 37 वर्ष होने के बावजूद भी मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, स्वस्थ हूँ, यानी बुढ़ापे में भी क्या रहूँ, इसी आशा करता हूँ कि यह मेरा स्वास्थ्य खत्म ना हो। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। होपिंग क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस, देखिए क्रीड्स का मतलब होता है धार्मिक विचारधारा, देखिए क्रीड्स का मतलब होता है क्रीड्स CREEDS, धार्मिक विचारधाराएं एवं मान्यता, यानी धार्मिक विचारधारा और मान्यताएं। एवियंस में क्या होता है, भुला देना, एवियंस का मतलब भुला देना, और इसका मतलब धार्मिक विचारधारा और मान्यता। क्रीड्स का मतलब धार्मिक विचारधारा और मान्यता, और एवियंस का मतलब भुला देना, यानी यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि क्रीड्स जो धार्मिक विचारधारा और मान्यताएं हैं, एंड स्कूल्स इन एवियंस, इन धार्मिक विचारधाराएं एवं मान्यताओं को मैं एवियंस भुला देना चाहता हूँ। रिटायरिंग बैक वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर, क्योंकि जब मैं बैक जाता हूँ तो वाइल सफिस्ट, ये जो धार्मिक विचारधारा है बहुत ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा है, इसका मतलब सफिस्ट में क्या होता है, प्रचुर, प्रचुर बहुत ज़्यादा मात्रा में, एट देयर यानी बहुत ज़्यादा में, यानी जो धर्म से संबंधित जो बातें हैं वो क्या प्रचुर है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बट नेवर फॉरगेट, यानी मैं इसको भुला देना चाहता हूँ, जितनी भी धार्मिक विचारधारा मान्यता है मैं इसको एवियंस कर देना चाहता हूँ, भुला देना चाहता हूँ, लेकिन ये इतनी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है कि मैं बट नेवर फॉरगेट, मैं इसको कभी नहीं भुला सकता, यानी चाह कर भी नहीं भुला सकता हूँ, भुलाना चाहता हूँ इन धर्म को, इन धार्मिक मान्यताओं को भुलाना चाहता हूँ, लेकिन इतना प्रचुर है, इतना ज़्यादा मात्रा में है कि चाह कर भी बट नेवर फॉरगेट नहीं भुला सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, आई हार्बर फॉर गुड या बैड, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, यानी कंडीशन किसी प्रकार का हो, किसी भी कंडीशन हो, चाहे किसी प्रकार की स्थिति हो, चाहे अच्छा कंडीशन हो चाहे बुरा कंडीशन हो, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, हजार्ड में क्या खतरा, चाहे किसी प्रकार के खतरा हो, प्रत्येक किसी प्रकार का खतरा हो, आई परमिट टू स्पीक, मैं
आई परमिट टू स्पीक कहने का मतलब यहाँ पर आई हार्बर फॉर गुड या बैड, चाहे अच्छा हो या बैड हो, चाहे किसी प्रकार कंडीशन हो, चाहे कितना भी खतरा है, उन खतरों में भी क्या आई परमिट टू स्पीक बोलता हूँ, यानी बोलना की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और बोलूँगा भी। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी कहने का मतलब कि मैं जो भी बोलूँगा तमाम खतरा आने के बावजूद भी, चाहे समय चाहे कंडीशन अच्छा हो चाहे बुरा हो, यानी गुड हो या बैड हो, चाहे कितनी भी खतरा है, उन खतरों के बीच, उन हैजर्ड के बीच, है ना, नेचर विदाउट चेक, यानी जो प्रकृति की जो एनर्जी है, ओरिजिनल एनर्जी है, कितना भी खतरा हो, किसी भी प्रकार का, चाहे गुड कंडीशन हो चाहे बैड कंडीशन हो, चाहे कितनी भी खतरा हो, उन खतरों में भी बिना नेचर विदाउट चेक और प्रकृति को बिना यानी ओरिजिनल एनर्जी को चेक किए हुए, यानी उस ओरिजिनल एनर्जी को मतलब कहने का मतलब कि प्रकृति की जो ओरिजिनल एनर्जी है, उस ओरिजिनल एनर्जी को डिस्टर्ब न करते हुए, उसको ख़राब न करते हुए, चाहे कंडीशन किसी प्रकार का, चाहे खतरा हो चाहे किसी पर कंडीशन हो, मैं बोलूँगा और खुशियाँ मनाऊँगा। यानी यहाँ पर आप समझ गए कि मिला जुला कर कवि यहाँ पर मस्त है, और पिक से पता चल रहा है कितना मस्त है, ज़बरदस्त है। तो ये था आपका चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से ये चैप्टर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का किसी लाइन में दिक्कत हो रहा है तो आप इस वीडियो को रिमाइंड यानी दोबारा रिकॉल करके यानी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर को ख़त्म हुआ, और जाते जाते मैं एक मोटिवेशनल बातें बता रहा हूँ कि देखिए भाई, इस कंडीशन में जो अभी कंडीशन स्थिति जो पैदा हुआ है हम लोग के प्रति, हम किसी एक इंसान या किसी एक के लिए ये नहीं कंडीशन है। जो भी खतरा आ रहा है, ये जो कोरोना का जो खतरा है, ये हम किसी एक के लिए नहीं, हम सबके लिए है। तो हम लोग मिलजुल कर इसका, और आई होप आशा करता हूँ कि बहुत जल्द ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सारी प्रॉब्लम दुनिया से यानी खास कर भारत माता पर जो भी विपदा आ रही है, हम लोग एक साथ मिलजुल कर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाए। जाते जाते मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, ध्यान समझिएगा कि परिंदों की नहीं दी जाती तालीम उड़ानों के, परिंदों की नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखता हो जो हौसला आसमानों को छूने का, उसे नहीं होती परवाह गिरने के, उसे नहीं होती परवाह करने के। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, रियली में आपको कुछ नॉलेज मिला, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक व्हाट्सएप जितने भी हैं आप शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, एक बार पुनः बोलूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, ताकि मेरे को एनर्जी मिले। जय हिंद, जय भारत।